तो दोस्तों आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से फोन पर बातचीत की है और इस दौरान अपने लिए पूरा समर्थन मांगा है और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब आगे हम लोग वीडियो में यही जानने वाले हैं कि इस फोन कॉल का एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों युद्ध की इस परिस्थिति में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ फोन पर कन्वर्सेशन किया, क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं और क्या इस तरह की परिस्थिति में भारत भी कभी आया है और क्या भारत ने भी अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इस तरह से फोन पर बात की है। सभी चीजों को बारीकी से समझते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ईरान का एंगल बड़े स्केल पर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों 2 दिन पहले की ही बात है जब ये युद्ध शुरू हुआ, उसके तत्काल बाद इजराइल के राजदूत जो भारत में पदस्थ हैं नाओर गिलोन जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सारी बातें बता दी थी कि इजराइल को किसी भी तरह की फिलहाल कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, न किसी तरह के हथियार चाहिए। और जो कई सारे भारतीय ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल जाना है और इजराइल को समर्थन करते हुए इजराइल की तरफ से दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ना है, तो इस तरह से भी कोई आवश्यकता इजराइल को नहीं है। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद देते हुए ये कहा कि हमें जो आपकी तरफ से समर्थन लगातार मिल रहा है वो हमारे लिए इनफ होगा और ये समर्थन अपना आप बनाए रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के अंदर अलग अलग ऑफिशियल्स, अलग अलग बिजनेसमैन, आम जनता, ये सारे कुछ उनको समर्थन कर रहे हैं। तो ये उनके लिए मोरली एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई जो कि उन्हें लगातार भारत से चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई, इससे पहले ये जान ले कि युद्ध के दौरान इस तरह से बातचीत क्यों की जाती है। देखिए दोस्तों, जब भी दुनिया के 2 देश आपस में युद्ध कर रहे होते हैं तो उन दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट छुपा होता है उस युद्ध में, लेकिन इसी के साथ साथ लगभग आधी से ज्यादा दुनिया कोई ना कोई इंटरेस्ट रखती है उन दोनों ही देशों में। और वो जो 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है वो किसी न किसी तरह से इफेक्ट करती है दुनिया की आधी से ज्यादा देशों को। इस वजह से होता यह है कि कोई भी बड़ा स्टेप वो दोनों आपस में जो युद्ध लड़ रहे हैं उनमें से कोई भी जब उठाने जाता है युद्ध के लिए तो उससे दुनिया के एक बहुत ही बड़े धड़े को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। अब इजराइल पैलेस्टीन की अगर बात की जाए तो 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, लेकिन इजराइल के साथ भी और पैलेस्टीन के साथ भी दुनिया के बाकी देशों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारी खुद की बात की जाए तो हम लोग आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के समर्थन में पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन अगर पैलेस्टीन की बात की जाए तो भारत का एक पुराना स्टैंड रहा है कि हम लोग 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करते हैं, यानी पैलेस्टीन अलग, इजराइल अलग, और शांतिपूर्वक इस मुद्दे को हल किया जाए। तो ये हमारा स्टैंड शुरुआत से रहा है, आज भी है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे इंटरेस्ट भी दोनों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से फ्रांस की बात की जाए, अलग अलग देशों की बात की जाए तो उनके भी म्यूचुअल इंटरेस्ट वहां पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा फैक्टर निकल कर आता है ईरान का। ईरान के ऊपर सीधे आरोप लगाए गए हैं इजराइल की तरफ से कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे ईरान का हाथ है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग तक ईरान द्वारा दी गई है। लेकिन रिसेंटली ईरान की तरफ से उनके सर्वोच्च नेता खमैनी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए हम हमास को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन साजिश हमारी नहीं है, ना ही हमने हथियार पहुंचाए हैं, ना ही ट्रेनिंग करवाई है। ये वो अपने खुद के बूते कर रहे हैं जिसे अब हम लोग समर्थन दे रहे हैं। अब इस समय अगर पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में युद्ध काफी बड़े स्केल पर निकल जाता है और ईरान वगैरह की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंट्री हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या भारत इजराइल को लगातार समर्थन करते रहेगा, क्योंकि ईरान के साथ इस समय चाबार पोर्ट को लेकर हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ईरान के साथ भारत रुपीज में ट्रेड भी करने जा रहा है। वोस्ट्रो अकाउंट भी ईरान के अंदर खोले जा रहे हैं और इन फ्यूचर चाबार पोर्ट के माध्यम से मध्य एशिया हो या फिर पश्चिम एशिया हो, भारत अपने माल की सप्लाई करने के लिए भी व्यवस्थाएं ढूंढ रहा है। क्योंकि इसके अल्टर में जो नया कॉरिडोर हमारे पास आने वाला था, आईमेक की बात कर रहा हूँ, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसको लेकर सारी चीजें इस समय लटक चुकी है क्योंकि इजराइल उसका महत्वपूर्ण हिस्सा था और इजराइल खुद अभी युद्ध में है। कब युद्ध समाप्त होगा, कब सऊदी अरेबिया के साथ पीस डील होगी और कब ये कॉरिडोर बनेगा, उससे पहले तक जो ईरान के साथ हमारा सिलसिला चल रहा था उसे लगातार चलाना होगा, जो कि हमें रशिया के साथ साथ यूरोप तक जोड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन कॉल किया गया है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है कि हम किस हद तक कार्रवाई कर सकते हैं और किस हद तक आप हमें इसी तरह का समर्थन लगातार बनाए रखेंगे। भारत की तरफ से भी जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत की, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और अपनी सारी मंशाएं उनके सामने रखी कि हम एक्चुअली इन अभियानों के तहत क्या अचीव करना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि इस तरह के अभियान एक्चुअली
चलाए क्यों जा रहे हैं। तो सारी चीजें क्लियर करते हुए ये भी पूछा जाता है कि हम लोग कहां तक कार्रवाई करेंगे जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये एक तरह का अनरिटन प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन दुनिया के मैक्सिमम देश करते हैं। अब नेतन्याहू और मोदी जी के बीच में जो फोन कॉल हुआ, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा खुद ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन के द्वारा स्थिति का पूरा अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यानी अभी तक उन्होंने सारा अपडेट दिया कि क्या हुआ और सिलसिला कहां तक पहुंचा है। आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा कि भारत के लोग मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। और इसके पहले भी जब ये अटैक किया गया था हमास की तरफ से, उस दौरान भी हमें देखने के लिए मिला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स के ऊपर खुले तौर पर अपना समर्थन इजराइल को दिया और आतंकवाद की निंदा करते हुए इन चीजों को रोकने के लिए अपील भी की। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के फोन कॉल के ऊपर कन्वर्सेशन बेंजामिन नेतन्याहू केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी से नहीं करेंगे, और भी कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को वो फोन करके कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश जरूर करेंगे, जिसमें ज्यादातर नाम आपको वेस्टर्न ब्लॉक से मिलेंगे। जैसे कि अमेरिका के साथ तो वो लगातार संपर्क में है। इसके अलावा वो लोग फ्रांस से भी बात करेंगे, जर्मनी से बात करेंगे, यूके से बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाया जाए तो वो जापान से भी बात करेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं जिनके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इस युद्ध से संबंध में, उन सभी से वो बात करेंगे और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा कि युद्ध के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से फोन पर बात करने का महत्व एक्चुअली क्या होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।